ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर 4 है क्लास 6 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, उसका आज पार्ट 3 है। 1 और 2 मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसके अंदर किस किसके पार्ट्स थे, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ा था। और डिनोट कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। आज जो हम देखने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं रे के बारे में, ठीक है ना। रे क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि लाइन क्या होता है। मैंने बताया था लाइन वो चीज होती है जिसको हम, एक सेकंड में दूसरा पेन ले लेते हैं, जिसको हम दोनों से तरफ से बढ़ा सकते हैं, ये होती है मेरी लाइन। फिर मैंने कहा कि एक लिमिटेड डिस्टेंस है, उसको हम बोल देते हैं लाइन सेगमेंट। लेकिन एक चीज भी तो आ सकती है कि मान लो मेरे पास यहाँ तो एक फिक्स्ड पॉइंट हो जाए, लेकिन उसको मैं दूसरे साइड से कितना भी बढ़ा सकूं। कंडीशन भी तो होती है भाई। एक कंडीशन तो होगी कि दोनों तरफ से बढ़ा लो, एक कंडीशन होगी कि दोनों तरफ से नहीं बढ़ेगा, वही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कि इससे आगे तुम नहीं जाओगी, वो गया लाइन सेगमेंट। लेकिन एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि भाई एक तरफ तो तुम कह दो फिक्स है पॉइंट, इधर ले लो इधर ले लो, और दूसरी तरफ कह दो कि दूसरी तरफ तुम कितना भी बढ़ा लो, तो वो किस कैटेगरी में है? तो वो बेटा जी आता है रे की कैटेगरी में, ठीक है ना। इसको हम बोल देते हैं रे। तो अब यहाँ से क्या निकल के आया? अ रे इज अ, ठीक है, इसको निकल के आया, मैं लिख दे रही हूँ, अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, क्योंकि हम भाई ये भी लाइन का पोर्शन था, पार्ट था, ये भी लाइन का। सबसे पहले तो क्या बोलेंगे? अ रे इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, ठीक है। एक रे जो है वो लाइन का पोर्शन होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि it start at one point called starting point or initial point और goes endlessly in opposite direction in other direction। जैसे मैंने कहा कि इसका एक पॉइंट तो फिक्स्ड होता है जहां से ये स्टार्ट हो रही है मेरा, ठीक है ना। इस it starts at one point called initial point और starting point, ठीक है जी, ठीक है, जिसके अंदर इट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल या स्टार्टिंग, ठीक है। और वो कह रहा है कि एंड गोज एंडलेसली इन अनदर डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन लिखेंगे, अनदर में लिखेंगे तो इन अपोजिट डायरेक्शन, यही तो कह रहा है। रे क्या होती है? रे सबसे पहले लाइन का पोर्शन होती है, हाँ जी, ठीक है बात है। फिर वो कह रहा है कि जिसके अंदर एक पॉइंट है जहां से तो हमारी रे स्टार्ट हो रही है, या तो इसको अपन इनिशियल पॉइंट बोल दो या बोल दो तुम इसका स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरी जगह जहां से आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो इस पोर्शन को हम रे बोलते हैं, ठीक है जी। इस चीज को हम रे बोलते हैं। अब इस रे के अंदर तुम यहाँ से यहाँ आ जाओ। इस रे के अंदर मैंने दो पॉइंट्स दिखाए हुए हैं, जो कि है एक ए पॉइंट। ये जो ए पॉइंट है ना, ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, क्योंकि यहाँ से जो हमारी रे है वो स्टार्ट हो रही है, इनिशियल पॉइंट। और पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस रे के रास्ते में आ रहा है, मतलब मैं यहाँ भी ले सकती थी, यहाँ भी ले सकती थी। ये एक पॉइंट ऐसा है जो कि इस रे के पाथ में आ रहा है, ठीक है। इसका और इसको इस पॉइंट इस साइड को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम इस पॉइंट की जरूरत क्या हुई, क्योंकि जरूरत क्यों पड़ी? देखो, हमने लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करा था। मान लो ये ए और बी है, तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं? हम इसको ए बी के ऊपर ऐसे एरो बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये लाइन सेगमेंट है सी डी, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं? सी डी के ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ कर। तो हमें इसे भी तो किस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा? तो ये जो ए वाला पॉइंट है ये तो फिक्स्ड है और ये हमेशा पहले आएगा, ठीक है, ये हमेशा पहले आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारी रे स्टार्ट हो रही है, यहाँ से हमारी रे स्टार्ट हो रही है, तो जहां से रे स्टार्ट होगी वो पॉइंट पहले लिखा जाएगा। बाद में लिखने के लिए भी तो एक पॉइंट चाहिए जो कि बताए कि रे यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे चलती चली जाएगी। और इसको देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो,
ठीक है। लाइन में क्या है, दोनों तरफ एरो लगाएंगे। सेगमेंट में क्या है, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेकिन रे में क्या है, इस तरह से ऐसे एरो लगाएंगे। इस एरो से क्या पता चल रहा है कि ये जो ए है ये इसका इनिशियल पॉइंट है, और पी जो है वो एक पॉइंट है जो कि इसके ऐसी मिड में है, रास्ते में है, पाथ में है, जो भी तुम्हें बोलना तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रे ए। ये बहुत जरूरी होते हैं कि किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रे। अब रे के अंदर एक चीज है, वो क्या है कि मान लो दो रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए, है, दो रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए, अपोजिट रे। इसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगी। अपोजिट रेस में क्या है, वो कह रहा है कि मान लो मेरे पास एक ये फिक्स पॉइंट है, मान लो एक रे यहाँ से जा रही है और इसकी एक रे यहाँ से जा रही है, और ये ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट सी है जी, है नहीं है? हाँ है भाई, ये एक पॉइंट है ना, ये स्टार्ट, ये कॉमन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से भी एक रे जा रही है, यहाँ से भी रे जा रही है, तो दोनों का एक इनिशियल पॉइंट नहीं हो गया? तो जो इस टाइप की रे होती है जिसका जो कॉमन पॉइंट है या जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो एक होता है, और दो रेज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट वे में जा रही है, इसका एक और है, मैं आगे बताऊंगी कि जो सबसे पहली चीज क्या है कि दो रे का एक ही इनिशियल पॉइंट है। मान लो एक ये रे है ए बी, और एक ये रे है ए सी, इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, तो सेम है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि उनका इनिशियल पॉइंट सेम है। दूसरा, ये जो रेज है वो एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, वो भी स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट वे में। ऐसे ये नहीं कि यहाँ चली गई यहाँ चली गई, ना ना ना, स्ट्रेट वे में जा रही है, जा रही है स्ट्रेट वे में। तो इस टाइप की रेस को बोल देते हैं हम अपोजिट रेस। इस टाइप की रेस को हम क्या बोल देते हैं, अपोजिट रेस। और इसकी डेफिनेशन में अभी लिखते हैं, इफ two rays have same origin, ओके क्या थी मैं कि इफ टू रेज हैव सेम ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब जहां से वो बन रही हैं दोनों, एंड आर कंटेन्ड इन द सेम लाइन, भाई एक ही तो लाइन है ये, अगर मैं इसको नॉर्मल देखूं, भाई मैं पॉइंट हटा दूं एक, तो एक लाइन ही तो बनी बी सी, इन द सेम लाइन, देन द रेज known as opposite rays, opposite rays, इस तरह की रेज को हम अपोजिट रेज कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो ए बी और ए सी है ना, बोथ आर अपोजिट रेज। ये अपोजिट रेज की एग्जाम्पल। ठीक है जी। अच्छा, रे पढ़ लिया, रेज पढ़ लिया, अब आया बात अगला। सवाल ये उठता है कि ये बात तो ठीक है कि मान लो दो रेज का एक इनिशियल पॉइंट हो जाता है और वो स्ट्रेट वे में यानी कि एक लाइन में ही आ रही है, तो उनको अपोजिट रेज बोल देते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि हर बार जो ये दो रे हैं वो स्ट्रेट वे में ही जाएं? जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक इनिशियल पॉइंट है, एक मेरी रे ऐसे चली गई, मेरी एक रे ऐसे भी तो जा सकती है जी। ये रहा इनिशियल पॉइंट, मान लो एक रे ऐसे चली गई और एक रे कह रही है मैं स्ट्रेट नहीं जा रही, मैं ऐसे चली जाती हूँ। ठीक है जी, दोबारा एक रे है, मान लो एक इनिशियल पॉइंट, एक ये एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई, और एक रे ये हो गई, या फिर एक रे ये हो गई। ये वैसे आगे जाके क्लास में पढ़ोगे तुम, ये भी तो है, इसको इग्नोर करना, इन दोनों को बांट लो, ये भी तो है। ये क्या चीज है, इसको नहीं पढ़ा रही, ये चीज बेटा ऐसी जो होती है ना, इनको हम बोल देते हैं एंगल्स, जो हम अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एंगल्स। ठीक है जी।
बता दी ना मैंने कहा कि भाई हम रे के बारे में पहले हमने कहा कि लाइन के बारे में पढ़ा, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा, हमने रे के बारे में पढ़ा। लाइन सेगमेंट में वो दोनों तरफ से बढ़ रहे थे, सेगमेंट में वो कहीं से नहीं बढ़ रहे, रे में कह रहे हैं कि भाई एक तरफ से बढ़ा दो, हमने उसको रे नाम दे दिया। फिर कह रहा है कि मान लो रे है जो दोनों तरफ से बढ़ जाती है, मतलब एक इनिशियल पॉइंट है दोनों रेज का, बट वो स्ट्रेट वे में है यानी कि लाइन के अंदर है, तो उसको हमने अपोजिट रेज बोल दिया। लेकिन रे इस तरह की भी तो हो सकती है कि दोनों का एक इनिशियल पॉइंट है, एक रे कह रही है कि मैं इस तरफ जाऊंगी और एक रे कह रही है कि मैं इस तरफ जाऊंगी। ऐसे ही इसका भी इनिशियल पॉइंट है, एक रे कह रही है मैं इस तरफ जाऊंगी स्ट्रेट में, एक कह रही है मैं इस तरफ जाऊंगी, तो ये क्या है भाई, ये है बेटा एंगल्स। इसको हम बोलते हैं एंगल्स, जो कि रेज की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक जो है वो एंगल्स का ही है, इसलिए मैंने एंगल्स को रे के टॉपिक में लिया था। ठीक है ना, तो एंगल्स क्या है, अब मैं इनका डेफिनेशन लिख देती हूँ एक बार और एक फिगर बनाती हूँ जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये है, ठीक है। मान लो इसका नाम मैं कुछ इस तरह से दे देती हूँ, चलो नाम नहीं देते अभी। चलो, ये दो रे हैं, इनका दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन है, सेम है इनिशियल पॉइंट, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज टू रेज starting from starting from a common initial point. This is the common initial point. इन दो रेज में जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है वो है हमारा एंगल। ठीक है जी, ठीक है ना। अब इसके अंदर पढ़ते क्या क्या कि है क्या, कि ये जो दो रेज फॉर्म्ड हुई है ना, ये वाली जो ये वाली भाई, ये वाली और ये वाली, इनको हम कहते क्या है, इनको हम आर्म्स बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। कि हम भाई जो हमारी रेज है, जो हमारी रे एंगल बना रही है, उन एंगल उन रेज को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल, यानी कि ये हमारे एंगल की आर्म्स हैं, या फिर हम इसको साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अगला लिख लेते हैं हम, द टू रेज formed forming the angle are called the arms और साइड्स ऑफ द एंगल। यानी कि इनको हम, क्योंकि जब हम आगे बात करेंगे हम इसको कुछ तो बोलेंगे, हम इनको ऐसे नहीं बोलते रे बोल देते हैं, नहीं रे थोड़ी बोलेंगे, रे तब बोलेंगे जब ये अलग है, जिनसे मिलके बन रही है, जब ये सिंगल हो जाते हैं, जब ये सिंगल हो जाएगा तो रे है, लेकिन अभी इन्होंने मिला के एंगल बना दिया तो इसको तो कुछ बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आर्म्स ऑफ द एंगल या फिर साइड्स ऑफ द एंगल्स। ठीक है जी, इनको ये बोलते हैं। और जो ये कॉमन इनिशियल पॉइंट है, ये वाला जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, द कॉमन initial point is the vertex of the angle, is the vertex of the angle। और ये जो कॉमन पॉइंट निकल के आया है, अब इसको हम बार बार ये तो कहेंगे कॉमन इनिशियल पॉइंट है, इसको हम बोल देते हैं वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यानी कि अब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बता देती हूँ कि ये जो एंगल हमारा, ये जो एंगल है, सबसे पहले किस चीज से मिलकर बना है, ये दो रेज से मिलकर बना है, जिसके पास वो दो रे कौन सी, जिनका एक इनिशियल पॉइंट है या एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, अब इन जो ये दो रे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोल देते हैं आर्म्स या साइड ऑफ एंगल्स, और जो ये चीज है जहां पर ये मिल रही है, इसको हम बोल देते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। ठीक है जी, इनको तो हम बोल देते हैं इनको आर्म्स या फिर साइड ऑफ द एंगल, साइड्स ऑफ द एंगल, और इसको बोल देते हैं हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं।
अब बात ये है कि इसको भी तो लिखने का कोई ना कोई तरीका होगा। हमने रे को लिखने का तरीका देखा था, कैसे लिख रहे थे, तो क्या इसको लिखने का भी तरीका होगा? हाँ जी होगा। चलो पढ़ते हैं कैसे है। चलो, हमने दो रे ली हैं, ठीक है, जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट है, जो एक एंगल फॉर्म कर रही है। ये मेरे पास दो रे हैं। कैसे? एक रे है ये, जिसको हमने बोल दिया, इसको हमने ओ, और क्योंकि हमें एक मिड पॉइंट चाहिए, पाथ में पॉइंट चाहिए, तो ओ क्यू। और एक हमारी रे है ये पी। ठीक है, हमने दो रे ली हैं, जिसके अंदर हमारी दो रे हमारी ओ पी और ओ क्यू, जिन्होंने एक एंगल फॉर्म किया है। अच्छा, एंगल फॉर्म किया है तो ना इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए कर्व यूज करेंगे ऐसे। ये एक स्मॉल कर्व है, ये बस ये शो कर रही है कि ये एक एंगल है, और कुछ नहीं। ठीक है, एक स्मॉल कर्व ली है जिसको हम ये शो कर रही है एंगल है। अच्छा, अब बात आती है एंगल है किस पे। तो ये एंगल जो है, द एंगल इज एट ओ, वर्टेक्स ओ, या तो ये डिलीट हो गया। तो एंगल हमारा किस पे बना है? एंगल हमारा ओ वर्टेक्स पे बना है। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि मैंने दो रे ली है, उन दोनों ने एक एंगल फॉर्म किया है, जिसको मैंने एक स्मॉल कर्व से डिनोट कर दिया, जो कि हमें बता रहा है कि ये एंगल है। अच्छा, ये एंगल बना किस पे? ये एंगल इस पे बना, क्योंकि इन पे तो बना नहीं, ये चीज तो बता रही है कि ये एंगल है ना। तो ये एंगल ओ पे बना है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? हमेशा ध्यान रखना, जिस वर्टेक्स के ऊपर एंगल बन रहा है वो हमेशा सेंटर में लिखा जाएगा। जिस वर्टेक्स से हमारा एंगल बन रहा है उसको हम हमेशा सेंटर में लिखेंगे। कैसे? तो हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? हम इसको डिनोट करेंगे एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू ये हमेशा सेंटर में आएगा। क्यों? क्योंकि इस पे एंगल बना है, तभी मैंने बताया कि एंगल किससे बना है? ओ पे बना है। या फिर इसको हम एक ऐसा बनाएंगे, उस पर लिख देंगे पी ओ क्यू। हमेशा ध्यान रखना कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हमेशा उनके जो तीन पॉइंट्स हैं, क्योंकि तीन पॉइंट्स तो होंगे, वो हमेशा लिखने मैंडेटरी होते हैं, और जिस पर एंगल बना है वो हमेशा सेंटर में आता है। अब सेंटर में क्यों आता है? ऐसे क्यों लिखते हैं कि हमें तीन से डिनोट करना पड़ता है? देखो, ये तो सिंपल सा था। इसमें तो तुम ये भी कह देते कि भाई ओ पे एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मेरे पास कुछ इस तरह की फिगर आ जाए, जो मैंने कहा था ना भी, रुक जाओ, ये मान लो एक P है, ये है A, ये है B, और ये है C। है जी? हाँ जी। अच्छा, अब तुम ये बताओ कि किस पे एंगल बन रहा है। अब आप कहोगे एंगल तो P पे बन रहा है, लेकिन हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पे तीन एंगल है, बट मैं दो की बात करूंगी क्योंकि वो ज्यादा डीप में हो जाएगा, फिर तुम लोगों के लिए कंफ्यूजन बहुत बनेगी। यहाँ पे दो एंगल है, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला है। इसलिए हम कर्व से डिनोट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ तुम इसको कैसे डिनोट करोगे। भाई मान लो इस एंगल को मैंने नाम दे दिया 1, और इसको नाम दे दिया मैंने 2, सिर्फ बता रही हूँ। अब मुझे बताओ एंगल 1 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आप क्या करोगे कि हम क्या करते हैं, हमें पता है कि ये सेंटर वाला वर्टेक्स है, इस पे एंगल बन रहा है, तो ये तो आएगा सेंटर में। बाकी जो आर्म्स पे पॉइंट दिए हुए हैं उनको हम ऐसे, तो ये वाला कौन सा है? ये वाला 1 वाला एंगल है। ये वाला कैसे लिखेंगे? सेम डिट्टो ऐसे ही, कि भाई सेंटर किस पे? पी पे। और इसको मैं ऐसे, या तो मैं इसको सी पी भी लिख दूं, ठीक है, या तो मैं इसको सी पी भी लिख दूं या पीबी से लिख दूं। मैं क्या कर देती हूँ, इसको सी पी बी लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे रीड करेंगे? एंगल पी ओ क्यू, इसको कैसे रीड करेंगे? एंगल ए पी बी, और इसको कैसे रीड करेंगे हम? एंगल सी पी बी। लेकिन सेंटर में हमेशा वही पॉइंट लिखेंगे या वही वर्टेक्स लिखेंगे जिस पर हमारा एंगल बन रहा है। तो एंगल कौन सा है? इस पे बनता है। या फिर सेंटर में कौन सा आएगा? जो दोनों रेज का कॉमन इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जो दोनों रेज का कॉमन इनिशियल पॉइंट है उसको हम हमेशा मिडल में लिखेंगे। द वर्टेक्स इज ऑलवेज एट मिडल। एक ही वर्टेक्स है तो वर्टेक्स हमेशा मिडल में आएगा, जिसपे हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है ना? चलो,
अब हम क्या करते हैं, अब हम इस एंगल्स के इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री रीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री रीजन की बात कर लेते हैं। कैसे? मान लो मेरे पास एक एंगल है, जिसको यहाँ तो कुछ समझ में आ गया, मेरे पास एक एंगल है, ये ऐसे एंगल बना हुआ है। वो कह रहा है कि मैं ना क्या करता हूँ कि मैं इस एंगल, इस पे पॉइंट डिनोट कर देता हूँ। पॉइंट डिनोट करते हूँ कैसे? ये ब्लैक, एक पॉइंट तो है ये सी, एक पॉइंट है ये डी, और एक पॉइंट है ये E। तो मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट एंगल से किस तरह से कनेक्टेड है। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो पॉइंट्स मैंने अभी डाले हैं, ये एंगल के कहाँ पे लोकेट है, इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में है, या फिर उसके बाउंड्री पर है। अब मेरे बात ध्यान से सुनो। देखो, ये वाला जो पार्ट है ये एंगल के बिल्कुल आउटर चला गया, ये वाला पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है एंगल के? ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है एंगल के एक्सटीरियर पे, एक्सटीरियर यानी कि आउटर, बिल्कुल ही बाहर वाले पोर्शन पे। ठीक है, उसके बाद ये वाला पॉइंट क्या है, वो कह रहा है ये एंगल के अंदर आ रहा है, एंगल के अंदर आ रहा है। तो ये कहाँ से आ गया? ये आ गया इनसाइड द एंगल, यानी कि इंटीरियर, इंटीरियर रीजन जो है उसके अंदर हमारा डी पॉइंट है। फिर कह रहा है कि ये सी पॉइंट बताओ। अब हम कहते हैं जो सी पॉइंट है ना, ये हमारा एज इट इज एंगल के ऊपर है, तो इसको हम बोल देते हैं बाउंड्री ऑफ द एंगल। कि हमारा जो सी पॉइंट है वो हमारा कहाँ डिनोट कर रहा है? वो हमारे एंगल के बाउंड्री पे डिनोट कर रहा है। अब इसकी डेफिनेशन में बताती हूँ कि करके फिर लिखना है। अब देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है वो हमसे कि एवरी पॉइंट इन द शेडेड रीजन इज सेड टू बी इंटीरियर ऑफ द एंगल। मेरे पास पेंसिल, ये देखो वो ये कह रहा है कि अगर मैं इस वाले पोर्शन को शेड कर दूं, ओके सॉरी बीच में कोई आ गया था। देखो, अगर मैं इस जो एंगल्स हैं, आर्म्स हैं, इनके बीच का पोर्शन जो मैं शेडेड कर दूं, एक सेकंड रुकना। अगर मैं इस वाले एंगल के, ये जो एंगल बना है, मैं इसके अंदर का पार्ट शेडेड कर दूं, तो ये जितना पार्ट शेडेड वाला है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे इंटीरियर रीजन ऑफ द एंगल। इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंड इंटीरियर रीजन, रीजन या स्पेस बोल देते हो, ऑफ द एंगल। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये वाला जो रीजन है ना, ये कभी भी लिमिटेड नहीं होगा। जो शेडेड पोर्शन देख रहे हो, नहीं दिख रहा शेडेड पोर्शन, एक सेकेंड, अब दिख रहा है? एक सेकेंड, ये देखो, ठीक है ना, ये पता चल रहा है ना? ये जो शेडेड पोर्शन है, पहली चीज तो उसकी क्या है कि ये लिमिटेड नहीं होगा। लिमिटेड क्यों नहीं होगा? देखो, अगर मैं रेस को और आगे बढ़ा दूं, दोनों को, तो शेडेड पोर्शन में तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने बताई कि इस वाले रीजन को हम बोल देंगे इंटीरियर रीजन ऑफ द एंगल, पहली चीज। दूसरी चीज, ये लिमिट नहीं होगा, ये एंडलेसली कितना ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितना तुम रे बढ़ाते जाओगे उतना ये पोर्शन भी बढ़ता जाएगा। तो अब बात आती है कि अगर मान लो कोई पॉइंट इस रीजन पर है, अगर पॉइंट कोई इस रीजन के अंदर आ रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ओके, ठीक है, इस रीजन को हम बोलेंगे एवरी पॉइंट इन दिस रीजन is said to be interior of the region, interior of the angle, सॉरी, कि जो भी पॉइंट इस रीजन के अंदर आता है उसको हम बोल देंगे इंटीरियर ऑफ द एंगल के। ये भाई हमारे जो एंगल के इंटीरियर यानी कि उसके अंदर वाले पार्ट में
लाई करता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ जाता है, अब अगला पॉइंट आ जाता है आउटर वाले पार्ट के ऊपर। अब आउटर वाले पार्ट के ऊपर क्या है, जरा मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। द रीजन लाइज outside the two arms or sides is called the exterior of the region of the angle. Exterior is called the exterior region of the angle. ठीक है, मैंने कहा ना कि जो भी पोर्शन, जितना भी पार्ट, ये वाला, ये जो है ना, जो दोनों आर्म्स के उस तरफ है, तो इस वाले जो रीजन को हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे हम, एक्सटीरियर रीजन ऑफ द एंगल्स। तो अब पॉइंट्स तो यहाँ भी है, तो इस पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, तो इन पॉइंट को हम बोल देंगे एवरी पॉइंट इन दिस रीजन, यानी कि जो एक्सटीरियर वाले में करेगा, एक्सटीरियर वाले में लाई करेगा, इन दिस रीजन इज सेट टू बी, इज सेट टू बी lie in the exterior of the angle. ठीक है, मैंने बोला कि जो दोनों आर्म्स के आउटसाइड वाला पार्ट है उसको हम एक्सटीरियर रीजन बोल देंगे एंगल का। ठीक है, कि ये आउटर वाला पार्ट है, और जो जो भी पॉइंट इस रीजन में आएगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे दैट ये पॉइंट जो है वो एंगल के एक्सटीरियर में लाई करता है। कैसे, द एवरी पॉइंट इन द रीजन इज सेट टू बी लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल्स, यानी कि ये एंगल के एक्सटीरियर पार्ट में लाई करता है। तो इसको ये बोलने का तरीका है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ई एंगल, वो पॉइंट ई डोनेट है, सॉरी, पॉइंट ई लोकेट हुआ है। इसको हम बोलेंगे जो पॉइंट ई है, द पॉइंट ई इज द सेट टू बी लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, यानी कि ये पॉइंट एंगल के एक्सटीरियर में लाई करता है। और इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे कि ये पॉइंट हमारे एंगल के इंटीरियर रीजन में लाई करता है, इसलिए बोला ना इंटीरियर ऑफ द रीजन। अब अगला आ जाता है कि अगर बाउंड्री पे आ जाता है, बाउंड्री पे आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसकी भी डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं, होल्ड करना।